Today we will discuss about the Law Commission of India. So Law Commission of India एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो स्टैब्लिश की गई थी 1900, मतलब वो स्टैब्लिश नहीं की गई, वो जैसे डिमांड्स आई लोगों की तो उस हिसाब से वो बन गई। तो उसका अगर हम हिस्ट्री देखें तो पहले क्या था ना, इंडिपेंडेंस से पहले 4 लॉ कमीशंस इंडिया में पहले ही बने हुए थे। ठीक है, तो 4 लॉ कमीशंस ब्रिटिशर्स ने पहले ही अपॉइंट किए रखे हैं। तो उन्होंने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया टू इंडिया स्टैट्यूट बुक। उन्होंने क्या किया, जैसे इंडियन पीनल कोड है ना, सिविल प्रोसीजर कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, ये सब लॉ कमीशन की ही देन है। ठीक है, तो ये लॉ कमीशन का एक इम्पॉर्टेंस है। उसके बाद जब आज़ादी हुई तो बहुत इम्पॉर्टेंट लगा, लॉ कमीशन होना ज़रूरी है, तो लोगों ने डिमांड किया कि लॉ कमीशन होना चाहिए, लॉ कमीशन होना चाहिए। तो पार्लियामेंट ने क्या किया, लॉ कमीशन बनाया। 1955 में पहले लॉ कमीशन बना। ठीक है, अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, आर्टिकल 372 के अंडर ये कहता है कि जो प्रोविजंस पहले थे, जो प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट होने से पहले थे, वो तब तक भारत में चलेंगे। कंडीशंस क्या है, अगर वो फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशन में नहीं है या फिर पार्लियामेंट उन्हें अमेंड या रिपील नहीं करती है, तब तक वो प्रोविजंस इंडिया में चलेंगे। ठीक है, तो लॉ कमीशन ऐसा कुछ था नहीं, लॉ कमीशन पहले से चल रहा था, तो जब लोगों ने रिक्वेस्ट की तो वो लॉ कमीशन बना दिया गया। इसलिए ना वो एग्जीक्यूटिव या स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। ठीक है, अब जो हमारा अब तक जो है वो 22 कमीशन बन चुके हैं लॉ कमीशन। सो फर्स्ट लॉ कमीशन वॉज उनका जो चेयरपर्सन था वो कौन था, MC सीतलवाद। MC सीतलवाद वॉज द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ही वॉज द चेयरपर्सन ऑफ द फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और जो लॉ कमीशन है वो जब 22 चले आ रहे हैं तो 3 ईयर्स के लिए अपॉइंट किया जाता है उन्हें। ठीक है, बीच बीच में कुछ ऐसे समय आए हैं जिनमें 5 साल के लिए अपॉइंट किया गया, सिर्फ 1 साल के लिए अपॉइंट किया गया, लेकिन अक्सर यूजुअली 3 ईयर्स अपॉइंट किया जाता है। अब जो हमारा लेटेस्ट है 2020 से लेकर 2023 के लिए बनाया गया था, लेकिन इसे एक्सटेंड कर दिया गया टू 2024। एक्सटेंड क्यों कर दिया गया, क्योंकि 2020 में कॉन्स्टिट्यूट तो हो गया था फरवरी में, लेकिन इसके मेंबर्स जो थे वो 2.5 साल बाद अपॉइंट हुए, है ना, नवंबर 2022 में अपॉइंट हुए इसके मेंबर्स। तो अब 4 महीने में, क्योंकि टेन्योर इसका कब ख़त्म होना था, फरवरी 2023 में, और नवंबर 2022 में तो मेंबर्स ही अपॉइंट हुए थे, तो इन 4 महीने में क्या ये रिकमेंडेशन देती, तो इसीलिए इसके टेन्योर को 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया टिल 2024 फरवरी। ठीक है, अब इसके जो हमारे चेयरपर्सन है वो कौन है, ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। अब कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक चेयरपर्सन होता है, कुछ पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं, फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, और कुछ मेंबर सेक्रेटरी होते हैं। तो जो हमारा चेयरमैन होता है और जो फुल टाइम मेंबर्स होते हैं वो अपॉइंट होते हैं कैसे, कहाँ से अपॉइंट होते हैं, क्वालिफिकेशन क्या है कि वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस या सर्विंग जजेस होने चाहिए। तो ये जो है वो क्वालिफिकेशन है ऑफ चेयरमैन एंड द फुल टाइम मेंबर्स। अब जो हमारा सेक्रेटरी है उसकी क्वालिफिकेशन है कि वो इंडियन लीगल सर्विस का मेंबर होना चाहिए, और उसकी जो पोस्ट है वो सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एडिशनल सेक्रेटरी या फिर सेक्रेटरी के बराबर होनी चाहिए। अब जो ये हमारी कमेटी, ये जो हमारा लॉ कमीशन है, जो पार्ट टाइम मेंबर्स हैं वो कैसे अपॉइंट होते हैं, तो पार्ट टाइम मेंबर्स बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अपॉइंट किए जाते हैं, या फिर जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में कौन से लोग अपॉइंट किए जाएंगे, बार काउंसिल में बहुत सारे मेंबर्स हैं तो जिनके पास एमिनेंस है ना। अब ज़रूरी नहीं है कि वो बार काउंसिल से अपॉइंट होंगे, वो कहीं और से भी अपॉइंट हो सकते हैं, लेजिस्लेशन के मामले में, जस्टिस के मामले में जो लोग थोड़े एमिनेंट हैं उनसे भी अपॉइंट हो सकते हैं। अब लॉ कमीशन का आखिर काम क्या है, तो काम ये है
कि जो जितने भी लॉज हैं इंडिया में, जितने भी हमारे प्रोविजंस हैं, उन सबको एक बार क्या करना, रिव्यू करना और सजेशंस देना, ठीक है। तो लॉ कमीशन क्या करता है, इसके अगर हम फंक्शंस देखें तो जो लॉज पहले कॉन्स्टिट्यूशन से चले आ रहे हैं उनको देखता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की लाइट में वो देखता है क्या वो इंडिया के करंट सिचुएशन के सिनेरियो के अकॉर्डिंग है या फिर नहीं है ना। अगर वो नहीं है तो क्या अमेंडमेंट्स होने चाहिए उनमें, है ना। जो करंट सेंट्रल लॉज है उनमें क्या प्रोविजंस होने चाहिए, ताकि जो प्रोसेस है पूरा, जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोसेस है वो इफ़िशिएंट रूप से हो सके। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट फॉरेन उनकी एडवाइस जो है वो देती है, लेना चाहती है लॉ कमीशन से, तो लॉ कमीशन उन फॉरेन बॉडीज़ के लिए भी एडवाइस दे सकता है और इस काम के लिए जो फंक्शंस वो चाहे वो फंक्शंस कर सकता है, ठीक है। अब वर्किंग आखिर काम कैसे करता है, तो सबसे पहले क्या करता है, डाटा मतलब जो है ना, क्या पहले जो प्रोजेक्ट्स, अब गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ टास्क देती है लॉ कमीशन को कि ये टास्क के बारे में तुम्हें स्क्रूटिनी करनी है। तो सबसे पहले उस टास्क को लेता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है अलग अलग तरीक़ों से। उसके बाद उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं उसे आइडेंटिफाई करता है, फिर उसके जो रेमेडीज़ हैं उन्हें सजेस्ट करता है, फिर उसके बाद उसे पब्लिक के लिए और जो गवर्नमेंट कमिटीज़ और पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं उन्हें जो है वो रिव्यू के लिए भेज देता है ना। फिर उसके बाद रिव्यू होने के बाद वो एक बार टोटल दोबारा स्क्रूटिनी करता है, उसकी जो रिव्यू, जो फीडबैक्स उसे मिले हैं, उसके बाद वो क्या करता है, उस रिपोर्ट को मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के पास भेज देता है। और फिर ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस क्या करती है, जो रिपोर्ट जिस मिनिस्ट्री से संबंधित है उस मिनिस्ट्री को वो रिपोर्ट भेज देती है, ठीक है। अब रोल क्या है इसका, हमारी कमेटी का, कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को ये एक क्या करती है, एक अलग डायमेंशन दिखाती है। जो लॉज होते हैं उनमें ऐसी रेमेडीज़ भी हो सकती हैं ताकि हमारा जो सिस्टम है वो और इफ़िशिएंट हो सके, है ना। एडवाइस दिखाती है और जो ऐसे मेजर्स, रेमेडियल मेजर सजेस्ट करती है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करने में मदद कर सकते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट्स की लाइट में इन चीज़ों को देखती है। और अलग अलग कमीशन जो है ना, उन्होंने इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन भी दिया है इंडियन स्टैट्यूट बुक में। इसका प्रोविज़न मतलब कि इसका रोल है इम्पॉर्टेंट हमारी इंडियन पॉलिटिक्स में, सिनेरियो में। ये कैसे समझ में आता है, क्योंकि इंडियन स्टैट्यूट बुक में इसका एक बहुत बड़ा रोल है। जो बहुत सारे लॉज हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंस के पहले के फाइनेंस लॉ कमीशन हो या बाद की कमीशन हो, दोनों में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पुराने वाले कमीशनों ने बहुत सारी दी हैं, जैसे इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, ये सब उन्हीं की ही देन है। और जो इंडिपेंडेंस के बाद जो कमीशंस बने हैं, उन्होंने जैसे इस बार जो हमारा अब तक फाइनेंस कमीशन 22 जो फाइनेंस कमीशन है, उन्होंने 277 रिपोर्ट्स दी हैं। 277 अब तक वो लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स दे चुके हैं। इनमें से जो हमारा 2024 वाला जो कमीशन है, लॉ कमीशन, उसने 263 से लेकर 277 तक की रिपोर्ट्स दी हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि इंडियन स्टैट्यूट बुक में इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है और गवर्नमेंट को एडवाइस देने में, जो जुडिशियल प्रोसेस है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस हैं, उनमें रेमेडियल मेजर सजेस्ट करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल है इसका। थैंक यू।